भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेम कुमार धूमल जी, श्रीमान शांता कुमार जी, यहां के प्रभारी श्री बलवीर जी पुंज, श्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, सांसद श्री अनुराग ठाकुर, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे सुखद अनुभव हो रहा है। भाइयों बहनों, हिमाचल ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है और आज इतना सम्मान दिया है। मैं सर झुका करके इस देवभूमि को नमन करता हूं, इस वीर भूमि को भी नमन करता हूं। हमारा छोटा सा हिमाचल प्रदेश आज यहां का हर जवान हर कोने में मां भारती की रक्षा कर रहा है। देश अगर चैन से सोता है तो कहीं न कहीं हिमालय का बेटा जगता है, तभी तो देश चैन की नींद सोता है। ये वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है और आज उसी वीर परंपरा से जुड़े हुए कई महानुभाव भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। सेना के इन पूर्व अधिकारियों का भारतीय जनता पार्टी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहां पर सिर्फ मेंबरशिप नहीं होती है, यहां पर रिलेशनशिप होती है। एक बार जो भाजपा में आ जाए, हमारा उसका खून का रिश्ता बन जाता है, हमारा जन्म जन्म का नाता बन जाता है, क्योंकि हम सभी एक ही मां के संतान हैं, वो है हमारी भारत माता। और उसी भारत मां के कल्याण के लिए हम सब राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, जो लोग
60 साल से हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा बना करके बैठे हैं। भाइयों बहनों, उनके लिए राजनीति एक पेशा बन गया, एक व्यवसाय बन गया है, एक कारोबार बन गया है। हमारे लिए राजनीति राष्ट्रभक्ति का प्रकटीकरण है और हम देश सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। मैंने बहुत सालों तक हिमाचल में काम किया है और यहीं से आप लोगों की विदाई लेकर के मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में फिर गया था। आप ही के लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। आप ही के बीच रह करके मैंने शिक्षा दीक्षा पाई सार्वजनिक जीवन की, और इसलिए मेरे जीवन में इस भूमि का विशेष स्थान है। भाइयों बहनों, अटल जी हिमाचल को बहुत प्यार करते थे और हर वर्ष जब आते थे तो मुझे भी यहां पर आकर के रहने का अवसर मिलता था। भाइयों बहनों, लेकिन मुझको हिमाचल ने इतना प्यार किया है कि जिसको कभी मैं भूल नहीं सकता। और इसलिए हर मनुष्य की अपनी कुछ न कुछ दुर्बलताएं होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। कुछ करना है तो थोड़ा अपनों के लिए ज्यादा करने का मन करता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। भाइयों बहनों, मौका जब मिलेगा मुझे भी ये अपनों के लिए कुछ करने का मन करता है। क्योंकि ये मेरे अपने हैं, इन्हीं के बीच मैंने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए हैं। यहां के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके प्यार के बदले में मैं सवाया लौटाना चाहता हूं और विकास के रूप में लौटाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से जवाब देंगे? जवाब देंगे? आपको ये कांग्रेस सरकार पर रत्ती भर भरोसा है? दिल्ली की सरकार पर भरोसा है? कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है? उनके नेताओं पर भरोसा है? उनके वादों पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? नहीं है ना? फिर झेलते क्यों हो? भाइयों बहनों, देश में शायद ये पहली ऐसी सरकार है कि जिस पर हिंदुस्तान के किसी नागरिक को भरोसा नहीं है। कोई सरकार जनता जनार्दन के विश्वास के बिना नहीं चलती है और कोई भी जनता जनार्दन सरकार के भरोसे के बिना चैन की नींद सो सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार जिस पर किसी का भरोसा नहीं है,
बेटी स्कूल जाए, मां बाप को भरोसा नहीं है वो शाम को ठीक से घर लौट पाएगी कि नहीं पाएगी। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता हो, बूढ़े मां बाप बेटा कुछ कमाई करके लाए उसकी आशा में बैठे हो, लेकिन उस नौजवान को भी भरोसा नहीं है कि मेहनत करने का इरादा होने के बावजूद भी वो अपने मां बाप का पेट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। भाइयों बहनों, देश का सेना का जवान हाथ में बंदूक तो तनी हुई है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है कि उसके जीवन का निर्णय करने वाले लोग उनमें कुछ दम है कि नहीं है, वरना वो बंदूक धरी की धरी रह जाती है और जवानों के सर काटे जाते हैं। भाइयों बहनों, मैंने युद्ध भूमि में जवानों को देखा है। अभी धूमल जी वर्णन कर रहे थे, जब करगिल की लड़ाई हुई तो हम करगिल पहुंचे थे। मैंने जवानों का जज्बा देखा है, मौत को आलिंगन करने के लिए उनकी तड़पन देखी है। मां भारती के लिए अपना सर समर्पित करने के लिए वो बेचैन न जाते हैं। ऐसे वीरों की भूमि हो, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आए दिन हमें दबाते रहे। भाइयों बहनों, दुनिया का कोई देश हमें दबाता रहे, ये स्थिति आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, उनको भी पता चले। दुनिया की कोई ताकत हमें दबाए आपको मंजूर है? क्या हम दुनिया से दबना चाहिए? 125 करोड़ का देश, हजारों साल की पुरानी संस्कृति, और उसके बाद भी आज दुनिया के नजरों में हमारे देश की कोई गिनती नहीं होती है। आए दिन जिसको मर्जी पड़े हमें चांटा मार के चला जाता है। भाइयों बहनों, देश का स्वाभिमान, देश का गौरव 125 करोड़ देशवासियों में सर ऊंचा करके, आंख से आंख मिला करके दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाने की ताकत होनी चाहिए। ऐसा देश बनाना है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने आपको 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था। जरा मुझे बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, वादा किया था, वादा किया था। महंगाई कम हुई, महंगाई गई, महंगाई बढ़ी? मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देता है क्या? कांग्रेस के सारे नेता हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, न जाने रातों रात देश के महापुरुषों की उनको याद आने लगी है, लेकिन महंगाई में मर रहा मेरे देश का नागरिक उन्हें याद नहीं आ रहा है। वो महंगाई के पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है।
और देश के सामने ये कहने को तैयार नहीं है, देश के सामने कहने को तैयार नहीं है कि हमने महंगाई हटाने का वादा किया था, लेकिन हम महंगाई हटाने में सफल नहीं हुए। देश की जनता हमें क्षमा करे, ये दो शब्द कहने की उनमें ताकत नहीं है। भाइयों बहनों, इसका कारण है कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। उनको देश की जनता की परवाह नहीं है। ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता को हमारे बिना कोई चारा ही नहीं है। और इस अहंकार का कारण है वे जनता जनार्दन को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है और ईश्वर के सामने सच्चाई के साथ सर झुका करके जवाब देना ये देश के राजनेताओं की जिम्मेवारी है। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप मुझे कहिए, हमारे हिमाचल का किसान जो एप्पल की खेती करता है, अटल जी जब थे तो क्या कारण था कि किसान को पूरे दाम मिलते थे और यूपीए की सरकार आई, ऐसा तो क्या कारण हुआ कि दाम गिर गए? भाइयों बहनों, किसान ने मेहनत की, एप्पल पैदा किए, देश में एप्पल की जरूरत है, लेकिन आपने ऐसी नीतियां क्या बनाई कि जिसके कारण विदेशों से तो एप्पल आता है, लेकिन मेरे हिमाचल के किसान को पूरे दाम नहीं मिलते हैं। ये आपके नीतियों का परिणाम है कि पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाला मेरा किसान परेशान है। भाइयों बहनों, यह देश उसके विकास के लिए एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। पुराने ढर्रे से देश की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। आपके सारे प्रयोग विफल गए हैं और इसलिए समस्याओं के प्रति देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। समस्याओं के समाधान के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। आप देखिए, ये हमारा स्पष्ट मत है कि इतना ही विशाल देश वो विविधताओं से भरा हुआ है। उसकी समस्याएं अलग अलग प्रकार की हैं। उन विविधताओं को समझ करके, उसकी समस्याओं को समझ करके उसके उपाय खोजने होते हैं। और अगर उस समस्याओं को नहीं समझते तो उपाय नहीं मिलते हैं। मैं जब नया नया हिमाचल में संगठन का काम करने के लिए आया और मैं जब अपना कार्यक्रम बनाने लगा तो मैं जैसे गुजरात में जिस स्पीड से जा रहा था, यहां भी मैं ऐसे अपने कार्यक्रम बनाता था। मैं सोच रहा था कि शिमला से मुझे कुल्लू जाना है, इतने किलोमीटर है, इतना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पहाड़ की आदत नहीं थी। मैं जमीन पे काम करके आया था और मैं कार्यक्रम बना करके भेज देता था तो मेरे हिमाचल के सब साथी उस समय मुझ पे हंसते थे, क्योंकि पहाड़ों में मुझे समय ज्यादा लगेगा, 20 से ज्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी, ये चीजें मैं हिसाब किताब में लगाता ही नहीं था। भाइयों बहनों, एक क्षेत्र का उपाय दूसरे क्षेत्र में काम नहीं आता है।
उसके लिए टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं होते हैं। समस्याओं को बारीकी से समझ करके समस्याओं का समाधान खोजना पड़ता है। हमारे देश के हिमालयन रेंजेस के जितने राज्य हैं, बहुतेक उनकी समस्याएं काफी मात्रा में मिलती जुलती है। हम इन जनरल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनसे 10-10 मिनट का भाषण करवा करके समस्याओं का समाधान नहीं खोज सकते। समस्याओं का समाधान खोजना होगा तो प्रधानमंत्री ने समय दे करके हिमालय रेंजेस के जितनी राज्य हैं, किसी भी दल के कोई मुख्यमंत्री क्यों न हो, सब मिल बैठ करके हिमालय रेंजेस के जितने राज्य हैं, कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, हमारा हिमाचल प्रदेश भी आ जाए, हमारा उत्तराखंड भी आ जाए, उन सब की समस्याओं में क्या समानता है, उन सब की समस्याओं के समाधान के लिए क्या रास्ते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हिमालयन रेंजेस के राज्यों के विकास के लिए विशेष रूप से बैठ करके उनके साथ योजनाएं बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, समुद्री तट के राज्य हैं, समुद्री तट के राज्यों की समस्या अलग है। क्यों न समुद्र के तटीय राज्यों की अलग से सोच कर बैठ करके समस्याओं का चिंता क्यों न हो, विकास की योजना क्यों न बने। रेगिस्तान वाले राज्य अलग प्रकार की समस्याओं से झेल रहे हैं, क्यों न हम रेगिस्तान से सटे हुए प्रदेश, उनकी समस्याओं का साथ मिलकर के समाधान निकाले। हमें देश को उसकी समस्याओं के साथ जोड़ करके, उन समस्याओं को एक सूत्र में बांध करके, एक दूसरे की ताकत जोड़ करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके उन समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के उस समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आने वाले दिनों में कदम उठाएगी। और मैं हिमालयन रेंजेस सभी राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 60 साल में आपके लिए विकास के लिए जो कदम नहीं उठाए, 60 महीने में हम उठा करके दिखा देंगे भाइयों। और आपको परिवर्तन नजर आएगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट भूमिका है कि जो लोग पिछले 60 साल में विकास की इस यात्रा से वंचित रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, कदम से कदम मिला नहीं पाए हैं, चाहे वो समूह हो, चाहे वो इलाके हो, चाहे वो भूभाग हो, चाहे वो प्रदेश हो, हमारी प्राथमिकता ये रहने वाली है कि समाज में, इलाके में, राज्य में ऐसे जो पीछे रह गए हैं, सबसे पहले उनको आगे लाना है और देश को एक बराबर की स्थिति में ला करके एक साथ पूरे देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारी सोच है। और मैं मानता हूं, पिछड़ों को पिछड़े रख करके, जो राज्य पीछे रह गए उनको पीछे रख करके हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। और इसलिए भारत मां की कोई भुजा दुर्बल ना हो, भारत मां का शरीर का कोई अंग दुर्बल ना हो, पूरी भारत माता स्वस्थ हो, उसके सभी अंग स्वस्थ हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास की व्यूह रचना लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है। भाइयों बहनों, दुनिया के हर देश में पहाड़ों के में टूरिज्म को विकसित करने के लिए उन देशों ने इस बात को प्राथमिकता दी है
कि रेल कनेक्टिविटी बनाई है। टूरिज्म को डेवलप करना है और पहाड़ी इलाके में डेवलप करना है, तो सारी दुनिया ने इस मॉडल को स्वीकार किया है। एक हम ही अकेले ऐसे हैं कि इस प्रकार का मजबूत नेटवर्क नहीं बनाते। उसके कारण उत्तराखंड जैसे हादसे होते हैं। उसी के कारण आए दिन हमारे हिमाचल में बसें गिर जाना, 25-30 लोगों का मर जाना, ये आए दिन होता रहता है। हिमाचल में तो सरकार का ज्यादातर काम इसी प्रकार के अकस्मातों को चिंता करने की कभी कभी नौबत आती। इतना छोटा सा राज्य, लेकिन उसका ज्यादा समय इस प्रकार के अकस्मात में मरने वाले लोगों की सेवा में चला जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या भाइयों बहनों, एक अच्छा रेल नेटवर्क हमारे हिमाचल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रेलवे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अमानत है। उस रेलवे के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को नई गति दी जा सकती है। लेकिन भारत सरकार में रेलवे का क्षेत्र इतना उदासीन रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेन इधर बढ़ा दो, एक ट्रेन उधर बढ़ा दो, 2 डिब्बे इधर डाल दो, 5 डिब्बे इधर डाल दो, उसी से आगे न रेल के लिए कोई सोच है और न ही उसके कारण रेलवे हिंदुस्तान के विकास की एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यूएबल व्यवस्था बन सकता है। ये कभी सोचा नहीं गया है और उसी के तहत बहुत सारे परिणाम आने से अटक जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं इस मत का हूं कि हमें खास करके हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं श्रीमान धूमल जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार चलाते समय हिमाचल के पर्यावरण की रक्षा के लिए भरपूर कोशिश की। अनेक अवार्ड्स मिले उनको इस काम के लिए भी। और वैसे भी शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, एनर्जी सेविंग का काम हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का काम हो, अनेक क्षेत्र, करीब 85 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने का काम भारतीय जनता पार्टी की धूमल जी की सरकार ने हिमाचल में करके हिमाचल को विश्व के सामने एक विकास तेजी से करने वाले राज्य के रूप में खड़ा कर दिया था। भाइयों बहनों, समस्याओं का समाधान विकास के बिना होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, महंगाई जैसे देश को तबाह कर रही है, वैसे ही देश को तबाह कर रहा है भ्रष्टाचार। आप मुझे भाइयों बहनों बताइए, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा पूरी ताकत से एकदम आखिर से आवाज आनी चाहिए। भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ही की पार्टी के नेता और इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान वीरभद्र जी, उन्होंने चुनाव में अपना जो नामांकन भरा है, उस नामांकन में 3 साल के अंदर अंदर उनकी संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। 14 गुना, 14 टाइम बढ़ गई। उन्होंने लिखा है अपने एफिडेविट में। और जब पूछा गया ये इनकम कैसे बढ़ी, तो उन्होंने कहा एप्पल के पेड़ों से पैसे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं
पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। प्रधानमंत्री जी, अगर विकास करना है तो जज्बा चाहिए, दौड़ती हुई सरकार चाहिए, जन सामान्य से लगाव चाहिए, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों बहनों, अभी एक नेता कौन भ्रष्टाचारी है, कौन मंत्री क्या है, इसकी जरा हिसाब लेकर के घूमते रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल उन्होंने कहा भाजपा के कितने मंत्री जेल में है, ऐसा पूछा उन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, जरा देख तो लो आपका हिसाब। आपकी सब सरकारों के सभी टेलीकॉम मिनिस्टर किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसे पड़े, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो। सबके सब कोई न कोई दाग उन पर लगा हुआ है। और आप भारतीय जनता पार्टी में निराधार आरोप लगा रहे हो, आप ही की पार्टी में। और देश इस बात से इनकार नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी कब तक अपने आप को बचाती रहेगी। अगर इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो उसका नाम मात्र कांग्रेस पार्टी है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आप भ्रष्टाचार नहीं करते हो, तो हमें बताओ कि विदेशों में जो काला धन है वो वापस लाने में आपको तकलीफ क्या हो रही है। हमें तकलीफ नहीं हो रही, हम भाजपा के किसी कार्यकर्ता को तकलीफ नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए भैया, आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है कोई? आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है क्या? आपको काला धन वापस लाए तो तकलीफ है क्या? उधर पीछे वालों को कोई तकलीफ है क्या भाई? किसी को तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि आपके पैसे नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों होगी? आपका 1 रुपया दुनिया की किसी बैंक में नहीं पड़ा है तो आपको परेशानी काहे की? तो परेशानी किसको होती है? परेशानी किसको होती है? जिनका काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, उन्हीं की नींद खराब हो रही है। भाइयों बहनों, ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भैया? जरा जोर से बोलो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? और मेरी तो बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विदेश से काला धन वापस लाएंगे और जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, बंधी हुई आय वाले लोग हैं और जो ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, देश के लिए मर्यादित इनकम होने के बावजूद भी सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स देते हैं। जिन्होंने देशभक्ति का काम किया उनका क्या गुनाह? जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है।
और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। देश के इस प्रकार से देश के लिए काम करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब ये काम करने में कांग्रेस कतराती है, इनके इरादे कितने नेक हैं इसका हम भली भांति अंदाज कर सकते हैं भाइयों बहनों। और जब तक ये काला धन वापस ला करके ये लूटने वालों को डराते नहीं है, तब तक नए चोरी करने वाले बंद नहीं होंगे। और इसलिए नई चोरी करने वालों को बंद करने का यह भी एक रास्ता है कि पहले चोरी किया हुआ माल देश की तिजोरी में वापस लाओ, अपने आप चोरी करने वाले बंद हो जाएंगे। और दूसरा है भाइयों, मुझे भ्रष्टाचार किसके लिए करना है, मुझे रुपये किसके लिए चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये तन समर्पित है, मन समर्पित हमारा जैसा व्यक्ति ही लड़ाई लड़ सकता है भाइयों। ये हिसाब किताब करने वाले लोग नहीं लड़ सकते। जो लोग मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलते हैं ना, वो ही तो कुछ करके दिखा सकते हैं। जो हिसाब किताब करते हैं वो नहीं कर सकते। दोस्त भाइयों बहनों, टूरिज्म आप देखिए, पूरे विश्व में टूरिज्म के विकास के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। पूरे विश्व में एक व्यवसाय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो है टूरिज्म। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है और दुनिया का हर व्यक्ति दुनिया को जानना समझना चाहता है। भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी हिंदुस्तान के, वे भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा मार्केट है, उनका भी टूरिज्म का डेस्टिनेशन है। क्या सिर्फ टीवी पर इनक्रेडिबल इंडिया कहने से दुनिया के टूरिस्ट आ जाएंगे क्या? भाइयों बहनों, हिमाचल के गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी देने का अवसर टूरिज्म से मिलता है। हिमाचल के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर गांव छोड़ करके दिल्ली की गलियों में जिंदगी गुजारनी न पड़नी चाहिए, उसको अपने घर में रोजी रोटी मिलनी चाहिए। टूरिज्म में वो ताकत है कि यहां के नौजवान को रोजगार मिल सकता है। और भाइयों बहनों, थोड़ी कोशिश की जाए, टूरिज्म बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। और हम तो हिमाचल में जानते हैं जी, थोड़ी सी भी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए, अरे कहीं पर एक छोटी सी चाय का ठेला लेके कोई खड़ा हो जाए तो आज आते जाती 25 गाड़ियां खड़ी हो जाती है, चाय वाला भी कमाने लग जाता है। आजकल मैं चाय वाले की बात करता हूं ना, तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है। मैं हैरान हूं, हमारे देश में राजनीतिक अस्पृश्यता इस हद तक पनप गई है कि एक बार केरल के एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने मोदी की तारीफ की, उसको पार्टी से निकाल दिया। कोई एक मंत्री मुझे मिलना आया, उसका हिसाब मांगा गया।
ऐसा आतंक फैलाया गया है हमारे देश में। अमिताभ बच्चन हमारे यहां टीवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनको भी 50 बार आप मोदी के साथ, आप मोदी के साथ, पता नहीं क्या हो गया है। भाइयों बहनों, इंसान तो छोड़ो, आज लोग चाय को भी गाली देने लगे। मोदी जो क्या चाय की बात बोल दिया, चाय को भी गाली दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नफरत की राजनीति, ये अस्पृश्यता की राजनीति लोकतंत्र के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार रखने का अधिकार होता है, अपनी बात बताने का अधिकार होता है, उसकी काट करने का दूसरे को अधिकार होता है। लेकिन अस्पृश्यता का माहौल, नफरत का माहौल लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में लोकतंत्र नहीं है, वो वंशवादी पार्टी है, और जो वंशवादी होते हैं वो लोकतंत्र के दुश्मन होते हैं। भाइयों, ये वंशवादी पार्टियां हैं, इन वंशवादियों से देश को बचाना होगा। और इसलिए भाई बहनों, चाहे महंगाई से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 65 करोड़ नौजवान 35 से कम आयु के हैं। भारत का भाग्य बदलने की ताकत देश के नौजवान में है। उसे अवसर चाहिए, उसके हाथों में हुनर चाहिए। अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान ने अगर पहले से काम शुरू किया होता तो आज करोड़ों करोड़ों नागरिकों की स्किल लेबर के नाते जरूरत है, स्किल वर्कर के नाते जरूरत है। लेकिन हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार 10 साल पीछे है, 10 साल पीछे। भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता है देश के नौजवानों को हुनर सिखाएं। गरीबी कारण 5वीं कक्षा छोड़ दी, 7वीं कक्षा में उठ गया, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसको दोबारा लाएं, स्किल डेवलपमेंट कराएं, उसके हाथ में हुनर दें, वो अपना परिवार का पेट भरे। इतनी ताकत उसके भुजाओं में आ सकती है और उसके प्रयत्नों से राष्ट्र की आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़ सकती है। और इसलिए हमारी प्राथमिकता है हमारे नौजवान को रोजगार मिले, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। वाजपेयी जी की सरकार ने हिमाचल को स्पेशल पैकेज दिया था, औद्योगिक विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया था, और उसके कारण देखते ही देखते हिमाचल में उद्योग लगने लगे थे, रोजगार बढ़ने लगे थे। लेकिन यूपीए की सरकार आते ही उसे बंद कर दिया, ताले लग गए, विकास रुक गया। बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तड़पता रह गया। भाइयों बहनों, हिमाचल के जीवन को बदलना है तो हिमाचल के नौजवानों को रोजगार मिले, इसको प्राथमिकता देनी होगी। टूरिज्म जैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो हिमाचल के नौजवान को रोजगार दे सकता है, उसी प्रकार से उसके हाथों में हुनर दिया जाए, उसके हाथों में कौशल्य दिया जाए, तो हिमाचल का नौजवान पूरी अपनी ताकत बता करके वो भी सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, अपने मां बाप जी सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान विकास की राजनीति में है। अब देश वोट बैंक की राजनीति बहुत देख ली भाइयों, देश को तोड़ने वाली राजनीति बहुत देख ली। कल मैडम सोनिया जी दक्षिण में थी, उनके सुपुत्र भी वहां से कुछ न कुछ गालियां दे रहे थे हमें, और मैडम भी कुछ न कुछ सुना रही थी। और वो कल कह रही थी, मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुहिम उठाया है ना, तो उन्होंने कहा
अगला चुनाव यूनिटी के लिए, यूनिटी के लिए। वो कभी कहती है कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। मैडम सोनिया जी, ये जहर की खेती कौन कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जहर की खेती किसने की? भाई से भाई को किसने लड़ाया? एक पंथ को दूसरे पंथ से किसने लड़ाया? एक राज्य से दूसरे राज्य को किसने लड़ाया? ऊंच और नीच के भेद किसने किए? अमीर गरीब के भेद किसने किए? शिक्षित अशिक्षित के भेद किसने किए? अरे आपने 60 साल देश को बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, वोट बैंक की राजनीति की है, और आप हमें कह रही हो कि हम जहर की खेती कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्यार की खेती करती है, प्यार के पौधे उगाती है। मैं उदाहरण देता हूं, जब एनडीए था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। बिहार में से झारखंड अलग हुआ। बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बांट रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्यार की खेती करते थे, प्यार की खेती करते थे। और आप जहर की खेती करते हो, इसका जीता जागता उदाहरण आंध्र प्रदेश है। आंध्र के अंदर लोग मरने मारने पर उतारू हो गए, भाई भाई से लड़ने लग गया, मां के दूध में दरार कर दिया आपने। क्या आप हंसी खुशी के साथ सीमांध्र के लोगों को विश्वास में लेकर के, तेलंगाना के लोगों को विश्वास में लेकर के तेलंगाना की रचना नहीं कर सकते थे? लेकिन आप जहर की खेती करने में माहिर है, और उसी का नतीजा है कि आज वहां आग लगी हुई है, अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, जहर की खेती कौन करता है? देश भली भांति जान चुका है। देश को एकता, शांति, सद्भावना, भाईचारे को लेकर के 125 करोड़ देशवासी एक परिवार के नाते, भारत मां के संतान के नाते आगे बढ़े, यही सपना भारतीय जनता पार्टी का है। हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। इसलिए भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव विकास के लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव नौजवान को रोजगार के लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव गरीब के घर में रोजी रोटी की व्यवस्था हो, उसके लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर मिले, इसके लिए होना चाहिए। 2014 का चुनाव बीमार मां बाप के लिए दवाई की सुविधा उपलब्ध हो, उसके लिए होना चाहिए। सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार चुनी जानी चाहिए। और मैं आज आपको भाइयों बहनों में बताना चाहता हूं, वादे करने वाले बहुत आए, वादे करने वालों को बहुत देखा है। आज मैं वादे नहीं,
इरादे लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, ये पक्का है एनडीए की सरकार बनने वाली है, और एनडीए की सरकार आज बनने वाली है तो एनडीए का मूल नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारा एजेंडा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। वही एनडीए है, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस के रूप में हम देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के आए हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, वंदे। ऐसे नहीं, इन पहाड़ियां गूंजनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ आपकी आवाज नहीं, एक एक पहाड़ की आवाज आनी चाहिए। वंदे 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 वंदे